म्यांमार में गुलामी की जिंदगी जी रहे लोगों को बाहर निकालकर उनके देश भेजा जा रहा है। पिछले 10 और 11 मार्च को 2 चरणों में 540 भारतीयों को भी वापस देश लाया गया। इनमें से 25 से 30 युवा राजस्थान के हैं। वहीं अभी तक 9 युवा ऐसे सामने आए हैं जो शेखावाटी झुंझुनू जिले के हैं। म्यांमार की साइबर ठगी की गुलामी से बाहर निकलकर अपने घर लौट रहे युवा आज भी दहशत में है, जिन्होंने बताया कि उन्हें कैसे एक लड़की बनाकर अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों से चैट करवाया जाता था और बाद में चाइनीज और ताइवानी जो लोग हैं उनके साथ हनी ट्रैप करके ठगी करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। म्यांमार से लौटे लोगों ने जो बताया वो खौफनाक था। वहाँ पे बोल भी सकते थे क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई न सुनने वाला था और न बोल सकते थे। विदेश में बुलाकर ठगी करवाई, विरोध पर डराया। पनिशमेंट दिया करते थे, बिठा दिया करते थे 3-3 घंटा 5-5 घंटा जाते। जैसे हम बीमार हैं तो बीमार नहीं कुछ नहीं है तो उनको बीमार के नाम पे बोलते थे तो छुट्टी बांटते थे। 5-5 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये महीने लगेगा, तुम्हें उठा दिया जाएगा, तुम्हें कल 3 दिन करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी बता दिया करते थे जो चीज हम नहीं कर सकते थे। नौकरी के नाम पर फंसाया और फिर गुलाम बनाया। खाना देते थे, मन की मर्जी से खाना हम खा नहीं सकते, जिसकी हम खाना तो क्या मतलब खाना देखते थे, ऐसा लगता था क्या खा रहे हैं। चीन के आकाओं के इशारे पर 3rd डिग्री टॉर्चर झेला। किसी का डर लगता था कि कुछ कर नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो सिक्योरिटी गार्ड घूमते थे, ऑलरेडी 5-5 साल तक घूमते थे। अब वो उनको देख के डर लगता था कि क्या है, नई जगह थी। जुल्म और अत्याचार की कहानी पीड़ितों की जुबानी। बेहतर जिंदगी के सपने लेकर वो विदेश गया था, लेकिन उसे बंधक जैसी जिंदगी बितानी पड़ी। जी हां, म्यांमार से वापस लौटे लोगों ने जो बताया उसने सभी को हैरान कर दिया है। जुल्म और 3rd डिग्री टॉर्चर का हर वो किस्सा सुनाया जो उसने वहां पर सहा है। जिंदगी में तबाही जैसा मंजर उसने झेला है। हम गए थे यहाँ से बेंगलुरु से बैंकॉक गए थे थाईलैंड के लिए, जो कि खुद काम के लिए गए थे। खुद अपना कमाने के लिए पैसा होटल काम के लिए बताया गया था। हम खुद ऑनलाइन सर्च मार के जॉब पे गए थे, ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आ जाने के बाद एक 3rd पर्सन हमारे पास लेने के लिए आया था, जो लेने के बाद में हमको डाइवर्ट कर दिया गलत जगह पर। और गलत अंचल डाइवर्ट करने के बाद वहाँ पे बोल भी सकते थे क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कोई न सुनने वाला था और न बोल सकते थे क्योंकि उनके पास तो पूरा सिस्टम था। और जिससे हम गए और उन्होंने रास्ते में खाना वाना को खिलाया। उसके बाद हमको दूर तक काफी लंबा समय तक ले गया। हमको जहाँ बोल नहीं सकते थे, रात ज्यादा काफी हो गई थी, पहाड़ी इलाका था जहाँ से हम बोल नहीं सकते थे। हमने ऑब्जेक्शन भी किया मगर उन्होंने सुनवाई नहीं की। और फिर उनके आगे उनके लोग थे तो वहाँ पे हमें ज्यादा लगा कि क्या करें, तो ऑप्शन ही नहीं बोलने का। ये दर्द, जुल्म, अत्याचार और आतंक झेला है झुंझुनू के सुल्ताना गांव के युवक ने। ये वो दर्दनाक आपबीती बता रहा है जो उसने म्यांमार में नौकरी के नाम पर झेली है। थाईलैंड की सीमा पर म्यांमार के घने जंगलों में साइबर ठगी के अड्डों पर उसको धकेल दिया गया था। खाने से लेकर काम, आराम तक करने में उसकी नहीं, चीन के आकाओं की चलती थी। अच्छी खासी जिंदगी गुलाम बन चुकी थी। अच्छी नौकरी और मोटा पैसों के लालच में विदेश गए युवकों को गुलाम बना लिया गया था। ना बोल सकते थे, ना विरोध कर सकते थे, और अगर गलती से विरोध किया तो समझो जिंदगी को खुद ही और गहरे नरक में ढकेल दिया। उनका वो सिस्टम था ऐसा, कोई ऑनलाइन फर्जी वगैरह करते थे वो लोग। तो पेपर वगैरह हमने मना कर दिया कि हमको तो इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी आती है। मैंने पेपर दे दिया, बोला तुम काम करो, तैयारी करो बैठे इंग्लिश से पढ़ो। बिठा दिया करते थे, इंग्लिश में बिठा दिया करते, पेपर ले खड़े जाओ। बस पनिशमेंट दिया करते थे कि तुम काम नहीं करते थे, खड़े करते थे। और हम बैठे क्या करें। लास्ट में हम पे ज्यादा 1-2 महीना बाकी था, हमको प्रेशर डाला गया कि तुम काम नहीं करोगे तो तुमको यहाँ से ऐसा कर देंगे, फाइन मार देंगे, ये कर देंगे। तो कंप्यूटर बिठा दिया करता था। अब वो कोई मेल वगैरह होता था, क्या होता था, हमको भी इतना ध्यान नहीं है। हम तो इस चीज में बिल्कुल फ्री थे, नए थे। अब बाकी बताते थे इसमें कोई मैसेज आया तो नया चाइनीज बंदे वहाँ पे होते थे, उनको बुलाते थे, वो आके उनको देख रेख करता था। बाकी उनका काम है क्या करता है क्या नहीं करता। तो हमको तो ये सिस्टम लग रहा कि हम गलत जगह पर आ गए।
और यही आप बीती बताई झुंझुनू के सुल्ताना गांव के सतवीर ने। दरअसल उसने सोशल मीडिया पर नौकरी की तलाश की तो इंटरव्यू के बाद उसे थाईलैंड में नौकरी मिली। सतवीर जयपुर से मुंबई पहुंचा, जहां उसने थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। थाईलैंड पहुंचने पर सब ठीक था, लेकिन बाद में उसे कंपनी के प्रतिनिधि के नाम पर कुछ लोग अपने साथ ले गए और डंकी रूट से म्यांमार पहुंचा दिया गया। पर लोग बहुत ज्यादा है, कम से कम 10 से 20 हजार लोग थे वहाँ पे, जो सेम वे डंकी मार के आए गए। किसी को भी नहीं पता कि किस काम के लिए जा रहे हैं, कौन सा रास्ता यूज हो रहा है। लास्ट में जब कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता था हम तो ब्रह्मांड काम कर रहे हैं थाईलैंड के नाम पे। कुछ चाइनीज और ताइवानी लोगों ने सतवीर को साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया। सतवीर को पहले ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिकन और यूरोपियन देशों के लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं। काम तो था ऑनलाइन का, चैटिंग का, जिससे लोगों के पास मैसेज किया जाता है कि उनके बारे में कुछ यूरोपियन कंट्री को टारगेट किया गया, अमेरिकन कंट्री को टारगेट किया गया, उन्हें मैसेज भेजा गया फेसबुक के जरिए। एज ए फीमेल हमें प्रिटेंड करना पड़ता था कि हम एक फीमेल बात कर रहे हैं, उनसे उनका एड्रेस, उनका नाम पता जानना जरूरी था। उसके बाद फोन फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, जिसके आगे की जो प्रोसेस है वो ताइवानी या चाइनीज पेपर करता है। अगर काम नहीं करते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। घर वापसी के लिए फाइन देने, आर्मी कैंप में भेजने की धमकी दी जाती थी, जो किसी बुरी जेल से कम नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसा हमें जाते डराया गया था, पर कुछ चाइनीज कंपनियों द्वारा ये सब किया जा रहा था। अगर कोई आने का चाहता है तो उसे 3 लाख थाई बात का जुर्माने के तहत उन्हें पे करना होगा, या उन्हें 7 से 1 महीने का जो उनका आर्मी कैंप था लोकल, वहाँ की खुद की सिक्योरिटी फोर्स से बनाया गया है, वहाँ पे रहना होगा। या किसी भी आप अगर आज पहले आपके पास वैसे नहीं, आप और फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 घंटे पहले इंडिया से वहाँ भिजवाने होंगे, उसके बाद आप आ सकते हैं। परिवार के लोगों से भी उसकी बातचीत होती थी, लेकिन उसके फोन टैप होते थे और अपराध के अड्डों पर लगी सिक्योरिटी की उन पर निगाह होती थी, और इसीलिए वे परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं बता पाए। घर वालों के साथ संपर्क करता था, उन्हें बस ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ रेस्ट्रिक्टेड था कि अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ की प्राइवेसी लीक करता है, किसी भी प्रकार की यहाँ की लोकेशन शेयर करता है, तो आपको बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ सकता है, आपको आर्मी कैंप भी हो सकता है, जो माने तो एक बहुत बुरी जेल थी। अधिकतर कंपनियों में लोगों के जब छोड़ते वक्त जब वो बोलते हैं कि हम अपने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके इंडिया जाना चाहते हैं या किसी भी देश में जाना चाहते हैं अपनी कंट्री, तो उनसे उनके जितने भी पैसे हैं और जो मोबाइल है, जितने इलेक्ट्रिक आइटम, वो रख लिया गया है। इन अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों ने चीन के एक एक्टर वांग जिंग को एक फिल्म के बहाने थाईलैंड बुलाया और फिर उनको भी अन्य की तरह बंधक बनाकर साइबर ठगी के अड्डे पर लाकर छोड़ दिया। उनसे भी साइबर ठगी के लिए ट्रेनिंग देने लगे, लेकिन वांग जिंग के गायब होने पर न केवल चीन बल्कि थाईलैंड समेत म्यांमार में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके बाद वांग जिंग को एक साइबर ठगी के अड्डे से आजाद करवाया गया। इस दौरान वांग जिंग के सिर के बाल काटने से लेकर अन्य प्रताड़नाएं भी दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद म्यांमार में वहां की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से दबिश देना शुरू किया गया, जिसमें काफी देशों के हजारों लोगों को साइबर ठगी के अड्डों से मुक्त करवाया गया है। इनमें भारत के भी अब तक 540 लोगों को यहां से मुक्त करवाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब अजमेर से बड़ी खबर है। नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पिछले 5 दिनों से चल रही है ये हड़ताल। कर्मचारियों ने गांधी भवन पर पुतला दहन कर अपनी मांगे रखी हैं। ठेकेदार नगर निगम प्रशासन का पुतला जलाकर कर रहे मांग। स्थायी कर्मचारियों को 12,000 रुपये वेतन देने की मांग है। कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी जा रही है। पीएफ, ईएसआई अलग से काटने की मांग रखी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर है। नगर निगम के अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ठेकेदार नगर निगम प्रशासन का पुतला जलाकर मांग कर रहे हैं। अस्थायी कर्मचारियों को 12,000 रुपये वेतन की मांग है। कर्मचारियों को संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग रखी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि पीएफ, ईएसआई अलग से काटने की मांग है। और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यशवंत वर्मा मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जज
यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। कॉलेजियम में ट्रांसफर का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची तो कथित तौर पर उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। इसके बाद उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की खबर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अफवाह बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में हैं। वजह उनका कोई अनोखा फैसला नहीं, कथित तौर पर उनके घर से मिला कैश है। बताया जा रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग बुझाने पहुंची तो उनके घर से भारी मात्रा में कैश मिला। आग लगने की घटना 14 मार्च की है। जिस वक्त आग लगी उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा शहर से बाहर थे। इसके बाद ये खबर आई कि एससी कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को अफवाह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कॉलेजियम ने कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि इससे पहले जब जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर की खबर आई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऐतराज जताया। इस मामले पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई है। जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन डाई द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। In the public space, if that is correct, it is indeed a very, very serious matter. The report suggests that the Supreme Court Collegium has taken cognizance of it, and if so, we should wait for what the Supreme Court Collegium finally decides about this matter. कोई भी संस्था और व्यवस्था अब पाक साफ नहीं है। कोर्ट और न्यायालय में भी 2-4-5% ऐसे जज हैं जिसके चलते आज भी हमारा संविधान जिंदा है, आज भी हमारी न्याय व्यवस्था जिंदा है। मिडिल क्लास, कॉमन लोग, गरीब लोग अब के लिए न्याय प्रक्रिया बहुत महंगी हो चुकी। खबर ये भी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर सरकार की नजर है और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस मामले में सीनियर वकील कपिल सिब्बल का भी बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के काम में पारदर्शिता लाए और ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। It's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. That it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश का मुद्दा संसद में भी उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले पर राज्यसभा में चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि अगर ये घटना किसी पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या फिर उद्योगपति के घर में होती तो वो हिट लिस्ट पर आ जाता, लेकिन जज के घर का मामला उस तरह सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस मामले पर स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन कराएंगे। A bureaucrat, an industrialist immediately, and therefore systemic response which is transparent, accountable, effective, I am sure will be on the way. I will get in touch with leader of the house and leader of the opposition and find a mechanism for a structured discussion during course of the session subject to their। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। कॉलेजियम में प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एचसी के चीफ जस्टिस से भी राय मांगी है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर बहस जरूर छिड़ गई है। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर डिस्कशन कराने की बात तक कही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कोर्ट ने फाइनल मुहर लगा दी है। करीब 5 करोड़ वाला ये तलाक सुर्खियों में है। वहीं इसके साथ साथ क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के टी शर्ट का स्लोगन भी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, जमकर वायरल भी हो रहा है। बी योर ओन शुगर डैडी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। आखिर क्या मतलब होता है इस स्लोगन का, इस रिपोर्ट में देखिए। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक वायरल होने के कुछ ही पल बाद क्रिकेटर चहल के टी शर्ट स्लोगन इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। दिलचस्प स्लोगन बी योर ओन शुगर डैडी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद क्रिकेटर चहल की मानसिकता के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। इसी बीच लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि आखिर शुगर डैडी का मतलब क्या होता है। असल में शुगर डैडी उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी उम्र से आधी से भी कम उम्र की लड़की को डेट करते हैं। वो शख्स काफी पैसे वाला होता है, वो लड़की का खर्चा उठाता है। वहीं बी योर ओन शुगर डैडी लाइन का मतलब है आर्थिक रूप से खुद सक्षम होना, कि आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं और अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। चहल के टी शर्ट स्लोगन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कुछ लोगों का कहना है कि चहल ने ये टी शर्ट मैसेज देने के लिए जानबूझकर पहनी है। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने बहस छेड़ दी है। लोगों का कहना है कि चहल ने धनश्री वर्मा पर तंज कसा है। धनश्री वर्मा से तलाक होने के कुछ ही समय बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की टी शर्ट पर लिखा स्लोगन सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। उस स्लोगन में लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी। इस दिलचस्प नारे ने सबका ध्यान खींचा और अब सोशल मीडिया पर युजवेंद्र चहल के इस स्लोगन को लेकर, उसकी मानसिकता को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। वास्तव में इस स्लोगन का अर्थ होता है कि अपने खर्चे के लिए आप अपने ऊपर ही निर्भर रहें, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। यानी कि अब कई सारे लोग जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि ये जो स्लोगन है या टी शर्ट पर जो लिखा हुआ है वो युजवेंद्र चहल ने जानबूझकर पहना, जिससे वो धनश्री वर्मा को एक संदेश दे चुके हैं, क्योंकि तलाक के बाद में युजवेंद्र चहल को एलिमनी की जो रकम है वो उनको देनी पड़ी है। बता दें कि अपनी लेग स्पिन बॉलिंग से बैट्समैनों का टेस्ट लेने वाले क्रिकेटर चहल शादी की पारी ज्यादा लंबी नहीं खेल पाए। करीब 4.25 साल बाद चहल और धनश्री वर्मा की राहें जुदा हो गई। मुंबई की फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी। दोनों के बीच 4 करोड़ 75 लाख रुपए में सेटलमेंट हुआ। चहल ने धनश्री को 2 करोड़ 37 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं। कोर्ट में दोनों करीब 1 घंटे तक रहे। दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे। चहल के वकील ने दोनों के तलाक की पुष्टि की। चहल और धनश्री ने 11 दिसंबर 2020 को शादी की थी, लेकिन जून 2022 से दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। तब से दोनों अलग अलग रह रहे थे। इस वजह से दोनों की कई बार तलाक की खबरें उड़ती रही, लेकिन अब तलाक कंफर्म हो गया है। लेकिन इस बीच क्रिकेटर चहल के टी शर्ट स्लोगन इस समय सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रोबेशनल थानेदार बीच रास्ते से फरार हुआ है। जयपुर एसओजी कार्यालय के लिए रवाना हुई थी प्रियंका गोस्वामी। एसओजी ने थानेदार को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था जयपुर आते समय बीच रास्ते से थानेदार प्रियंका गोस्वामी फरार। बीच रास्ते में ही प्रियंका गोस्वामी ने फोन स्विच ऑफ किया। एसआई भर्ती केस के मास्टरमाइंड आरोपी पौरव कालेर की साली है प्रियंका ना ही एसओजी कार्यालय पहुंची, ना ही जैसलमेर में उपस्थित रही। सावलदान रत्नू संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावलदान, प्रोबेशनर थानेदार बीच रास्ते से फरार है। देखिए, ये सरहदी जिले जैसलमेर में जो प्रोबेशन थानेदार है प्रियंका गोस्वामी वो कार्यरत थी और एसओजी के नोटिस पर वो जयपुर के लिए रवाना और बीच रास्ते प्रियंका का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद जो वहां मौके पे नहीं पहुंची, उसके बाद जैसलमेर पुलिस को सूचना बनी। सूचना के बाद जैसलमेर में हलचल तेज हो गई। जी ठीक है, लेकिन क्या कोई जानकारी है, क्योंकि एसओजी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, रवाना हो गई थी, फोन स्विच ऑफ है, इसके क्या मायने निकाले?
देखिए, जो जयपुर में लगातार एसओजी के जो एडीजी है वीके सिंह के द्वारा लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हाल ही में झुंझुनू में जो कार्यरत जो प्रोबेशन एसआई थी उसको गिरफ्तार के बाद हड़कंप सा मचा था, जिसको लेकर कहीं न कहीं पेपर लीक के मामले में संदिग्ध होने के कारण आरोप प्रत्यारोप के डर से या उसमें पुष्टि होने के कारण वह मौके पर नहीं पहुंची और इस मामले को लेकर जब ये प्रियंका गोस्वामी वहां पहुंचेगी उसके बाद इस बात का खुलासा होगा आखिर ये बीच रास्ते क्यों गायब हुई, इसका मुख्य क्या कारण है। जी, एसआई भर्ती केस में प्रियंका की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, जो प्रियंका जो गोस्वामी है इसके जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी, उसकी ये साली जो लगती है, जिसको लेकर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसको लेकर वहां बुलाया था हाईकोर्ट के स्टे पर जो जैसलमेर पुलिस लाइन पर प्रियंका पिछले कई समय से कार्यरत थी। क्या इससे पहले भी प्रियंका से कभी पूछताछ हुई है या इस पूरे मामले पर नाम सामने आया हो? देखिए, इस मामले को लेकर पुष्टि नहीं की। जैसलमेर के एसपी सुधीर चौधरी से मैंने दूरभाष पर बात का प्रयास किया, उन्होंने कहा मैं कहीं बाहर हूं। इस बात की जब भी पुष्टि हो पाएगी जो उच्च अधिकारी बता पाएंगे भी आखिर प्रियंका से पूर्व में भी जो पूछताछ हुई या न हुई, इस बात की लेकर पुलिस के आलाधिकारी, एसओजी के आलाधिकारी ही बता पाएंगे। जी, लेकिन प्रियंका गोस्वामी की कार्यशैली पर अगर हम नजर डालें तो किस तरीके का उनका काम था और किस तरीके के लोगों के साथ उनका रहना था, इससे एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। देखिए, प्रियंका गोस्वामी के ज्वाइनिंग के साथ ही एसओजी ने कार्रवाई कर दी, जिसके बाद वो स्टे पर थे। उसकी कोई प्रकार की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उसकी हाजिरी यहाँ पुलिस लाइन में लगती थी। लेकिन इसके कार्यशैली पर, कार्य प्रणाली को लेकर कोई बात की चर्चा इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वो ऑन ड्यूटी यहाँ पर नहीं थी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।